हेलो दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार यूपी प्रयागराज फूलपुर से। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। चलिए आज हम एक नई एनर्जी के साथ, एक नए क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ बात करते हैं। और जो क्लास 9 टू 12 के लिए इम्पोर्टेंट तो होगा ही करता है, लेकिन किसी भी प्रकार के वनडे एग्जाम में आप देखते हैं वो ऑलमोस्ट वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। और जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। क्या है भाई? रिप्रोडक्शन। जिसका नाम क्या है? रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन। रिप्रोडक्शन मीन्स होता है जनन। ठीक है। जनन एक ऐसा टॉपिक है हमारे साथियों, जनन एक हमारा एक ऐसा टॉपिक होता है जो किसी प्रकार के एग्जाम में, चाहे वो क्लास 9 का हो या 10th का हो या 11th का हो, 12th का हो या बोर्ड एग्जाम हो या किसी प्रकार का वनडे एग्जाम हो, उसमें ऑलमोस्ट एक दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं से देखने के लिए जरूरी मिल जाता है। इसलिए हम कुछ की पॉइंट के माध्यम से हम बात करने वाले हैं और आप सब देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको काफ़ी ये क्लास अच्छी लगेगी, है ना। तो जो हमारा क्या है? रिप्रोडक्शन इसका होता है जनन। तो हमारी जो हेडिंग हो जाएगी क्या हो जाएगी? रिप्रोडक्शन। क्या होगा? रिप्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? जनन, है ना। जनन देखते हैं। जनन एक जैविक क्रिया है। जनन एक जैविक जनन एक जैविक क्रिया है। जैविक क्रिया का मतलब सेंस यहाँ पे होता है, जैविक क्रिया का मतलब क्रियाएं तो बहुत होती हैं, है ना। क्रिया तो बहुत ढेर सारी होती हैं, लेकिन जैविक क्रिया का सेंस यहाँ पे होता है जो सिर्फ और जीवों से संबंधित होती हैं, है ना। जो लिविंग जीवों से संबंधित होती हैं वो क्या किस में आते हैं? वो जैविक क्रिया में आती हैं। तो हम इसीलिए इसे कहते हैं कि जैविक जनन एक जैविक क्रिया है। मतलब वो क्योंकि वो सजीवों से संबंधित रखता है, इसलिए तो हम कह सकते हैं कि जनन एक जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। ठीक। जनन एक जैविक क्रिया है। कैसी क्रिया है? जनन एक जैविक क्रिया है जिसके माध्यम से सभी जीव, है ना, जिसके माध्यम से सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब ये है, और इसमें हम ये भी और जोड़ सकते हैं कि भाई अपने जैसा क्या करते उत्पन्न करते हैं? संतान उत्पन्न करते हैं और अपने वंश या जाति को बनाए रखते हैं, है ना। जनन एक जैविक क्रिया है जिसमें सभी जीव अपने जैसा संतान उत्पन्न करने की क्रिया करते हैं और इन्हीं के माध्यम से अपने वंश या जाति को बनाए रखते हैं। तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं, है ना। अच्छा, ये इसका मतलब ये होता है, पता है, आज हम आपके सामने हैं तो जाहिर सी बात है कि आज हमारे अगर माता पिता ना होते तो हम आपके सामने ना होते। और हमारे माता पिता तब हो मतलब हमारे माता पिता हैं, मतलब हमारे दादाजी दादा दादी जी हैं, है ना। तो उन्हीं के माध्यम से वंशावली, पहले दादाजी, फिर पिताजी, फिर हम, फिर हमारे चुन्नू मुन्नू जो पैदा होने वाले हैं वो रहेंगे, है ना। और इसी प्रकार से क्रमागत ये वंशावली चलती चली जाएगी। वो जो क्रियाएँ होती हैं वो किस में डिपेंड करती हैं? जनन पर डिपेंड करती हैं। आज हम हैं, है ना, कल आज हमारी शादी हो जाएगी, कल हमारी शादी हो जाएगी, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके शादी हो जाएगी, फिर उनके बच्चे होंगे, फिर उनकी शादी, फिर उनके बच्चे। इसी प्रकार से ये क्रिया क्रमशः चलती रहती है। वो जो क्रिया होती है ना, वो किस में आता है? जनन में आता है। किस में आता है? जनन में आता है। तो इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, है ना। अब अगर हम देखा जाए तो रिप्रोडक्शन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, पता है, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, जो शारीरिक संबंध बनाते हैं, तब एक बच्चे छोटे से चिल्ड्रन बेबी को पैदा करते हैं, है ना। लेकिन कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जिन्हें किसी प्रकार की कोई भी निषेचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है और तब भी अपने जैसा समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है। पहला है, अगर देखा जाए तो एक होता है हमारा जिससे फर्स्ट और सेकेंड, जो फर्स्ट होता है इसे कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो भाई जो पहला होता है वो कौन सा होता है? पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और जो दूसरा होता है क्या होता है? वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कहने का मतलब इसे हम हिंदी में अगर हम बात करें तो इसे हम हिंदी में कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, है ना, अलैंगिक जनन। और इसे हिंदी में कहते हैं हम लोग लैंगिक जनन। ठीक है, इसे क्या कहते हैं?
लैंगिक लैंगिक जनन। ठीक है, तो जनन की जो क्रिया होती है वो दो टाइप की होती है। एक होता है असेक्सुअल जिसे कहते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसे कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक है, तो ये होता है। अब इसमें देखिए, अब ये दो क्वालिटी हम आपको इस तरीके से बताएंगे कि वाकई है, उम्मीद करते हैं कि आप कभी भी अपने फ्यूचर में बोलने वाले नहीं हैं। इसे हम डिफरेंट करके बताएंगे ना कि अलैंगिक तथा लैंगिक में अंतर क्या होता है। ठीक है, अलैंगिक तथा लैंगिक में अंतर, क्योंकि अगर हम एक एक बताएंगे, अगर इसके बारे में पहले बात करेंगे तो फिर इसके बारे में बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, बोरिंग होगी, है ना। तो हम ऐसा करते हैं कि एक मतलब पार्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसका एक अलग कर लेते हैं, इसका एक अलग कर लेते हैं, जिससे शार्ट में रहेगा और कम समय में अच्छा काम हो जाएगा, है ना, और समझ में भी अच्छा आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ हम कर लेते हैं जल्दी से भाई, थोड़ा इसे इरेज कर दें, हाँ इसे भी इरेज कर लेते हैं, नहीं इतना बहुत ही। चलिए, पहला हो जाएगा हमारा, देख लीजिए यहाँ पर हो जाएगा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसे कहते हैं अलैंगिक जनन। ठीक है, और इधर कर लेते हैं, लैंगिक वाले को, इसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे कहते हैं लैंगिक जनन। ठीक, ये हमारा दो पॉइंट है। अब इसमें हम समझेंगे कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। ठीक है, अगर हम इसे अलग अलग पढ़ाते तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फिर बोरिंग लगता है, अच्छा लगता है वीडियो देखने में, इसलिए हमने सोचा कि बस एक ही में हम एडजस्ट कर देते हैं और समझ में भी आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में अच्छा से आपको आ जाएगा, है ना। तो पहला पॉइंट देखिएगा प्रिय मित्रों, प्रिय साथियों, पहला पॉइंट यह है कि देखिए अलैंगिक जो होता है ना, जो अलैंगिक प्रकार के जो जीव होते हैं उनमें सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है ना। अलैंगिक प्रकार के जितने भी जीव होते हैं, अलैंगिक कैटेगरी में जितने भी जीव पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे अमीबा हो गया, शैवाल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया ना, तो इन सब में क्या है, इन सब में मतलब एक ही जनक पाए जाते हैं और उन्हीं के माध्यम से उनमें नर और मादा दोनों लक्षण दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, तो इसे अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि अलैंगिक, इसमें हम बना सकते हैं, इसमें ये लिखेंगे कि इस क्रिया के अंतर्गत एक ही जनक की आवश्यकता होती है और उसी के अंदर दोनों, ठीक है, उसी के अंदर दोनों नर तथा मादा, उसी के अंदर दोनों नर तथा मादा के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अलैंगिक कैटेगरी की जितने भी जीव हैं, ठीक है, उनमें वो एक ही जनक पाए जाते हैं और उन्हीं के अंदर नर और मादा दोनों के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। लेकिन याद रखिएगा, जो लैंगिक में होता है, लैंगिक में ऐसा नहीं होता। लैंगिक में जो है दो अलग नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है ना। इसमें हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि इस क्रिया के अंतर्गत दो अलग अलग समान जाति के नर और मादा, समान जाति के नर और मादा की आवश्यकता होती है, नर और मादा की आवश्यकता होती है। ठीक है,
तो हम ये कहना चाह रहे थे, हम ये आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए जो अलैंगिक के जो जीव होते हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही जनक होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अमीबा है, तो अमीबा एक ऐसा जीव है ना, तो उसमें न निषेचन करने की आवश्यकता है, ना किसी को खोजने की आवश्यकता है कहाँ है कैसे। जब वो परिपक्व हो जाता है, जब मैच्योर हो जाता है, तो अपनी बॉडी को, अपने अंगों को तोड़ना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। जब अपने बॉडी को तोड़ेगा तो एक से एक 2, 4, 6, 10, 50 जितने भी जीव चाहे अपने जैसा सामान उत्पन्न कर सकता है, अपने जैसा सामान संतान उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। लेकिन लैंगिक में जो होता है, लैंगिक में ऐसा नहीं होता। लैंगिक में क्या, जैसे हम लोग किस में आते हैं, हम लोग लैंगिक में आते हैं, है ना। हम लोग अगर ऐसे संतान उत्पन्न करना है तो पहले देख देखवारी होगा, भैया देखो भैया अगुआ पता करो कौन है, फिर देख देखवारी करो, लड़की पसंद करो, शादी करो, तब जाके निषेचन करो, तब जाके चुन्नू मुन्नू पैदा करो, है ना। लेकिन इनमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इनमें ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। बस ये भैया अगर ये जिस दिन ये मैच्योर हो जाएंगे, अपनी बॉडी को खंडन, द्विखंडन, विभाजन, मतलब ढेर टाइप्स होते हैं ना, इन सब माध्यम से ये अपने बॉडी को तोड़ते हैं और अपने जैसा सामान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अपने जैसा सामान संतान उत्पन्न करते हैं। लेकिन इनमें ऐसा नहीं है। इनमें ऐसा नहीं क्यों? क्योंकि भाई इनमें ढेर खटकरम होता है, जिसमें हम आप सब आते हैं। वे लड़का मैच्योर हो जाए, पहले 18 साल का हो जाए, 18 साल हो भी है, लड़की हो चाहे लड़का हो, उनका देख देखवारी करा, फिर रिश्ता तय करा, फिर शादी ब्याह करा, तब जा कहीं फिर कुछ टाइम बाद क्या होते हैं, एक संतान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो अलैंगिक वाला खटकरम बहुत लंबा है, और सॉरी लैंगिक वाला खटकरम बहुत लंबा है, लेकिन अलैंगिक वाला खटकरम बहुत आसान है। इसमें किसी ना अगुआ की हो सकता है, ना देख देखवारी की हो सकता है, ना गांव देश समाज की हो सकता है। जब ये मेच्योर हो जाते हैं तो इनके अपने आप स्वतः अपने बॉडी को तोड़ करके खंडों में बांट कर अपने जैसा सामान संतान उत्पन्न कर लेते हैं। लेकिन इनमें ऐसा सिस्टम नहीं है, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये वाला पॉइंट कंफर्म समझ में आ गया होगा कि भैया इस क्रिया के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ एक ही जनक की आवश्यकता होती है। कितने जनक की आवश्यकता होती है? एक ही जनक की आवश्यकता होती है ना। उसी के अंदर नर और मादा दोनों लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन लैंगिक में ऐसा नहीं होता। लैंगिक में इस क्रिया के अंतर्गत दो अलग अलग समान जाति के, ऐसा नहीं कि भैया हम कुत्ता हैं तो बिल्ली से, या हम मनुष्य हैं तो हाथी से, ऐसा थोड़ी ना होता है यार। अगर हम मनुष्य जाति के हैं तो मनुष्य जाति के ही किसी से संबंध बनाएंगे, है ना। मेल और फीमेल संबंध बना जाएगा। ऐसा नहीं कि भाई हम बैल है तो गधे से, गधा है तो घोड़ा से, तो ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है यार, तो फिर अनर्थ हो जाएगा तो फिर तहस नहस पृथ्वी संकट में आ जाएगी, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि समान जाति की, मतलब अगर मनुष्य जाति का है तो मनुष्य से करेगा, अगर पशु जाति का है तो पशु जाति से करेगा। तो अपने समान जातियों से नर और मादा अपन से निषेचन करते हैं, तब एक छोटा सा क्यूट सा प्यारा सा बेबी पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये किस में होता है? इसमें ये होता है लैंगिक में। बात क्लियर है? हमें उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट हम ये बात करते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए अब कहने का मतलब ये है कि जब नर और मादा दोनों एक में ही पाए जाएंगे, तो ये बताइएगा इनके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगा, जो बच्चा पैदा होगा, तो याद रखिएगा वो भी इनके समान होगा, ठीक है। तो आप दूसरा पॉइंट ये बना सकते हैं कि इस क्रिया द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनक के समान होता है। जनक के कैसा होता है? समान, मतलब समान होता है। कहने का हमारा सेंस ये है, कहने का मतलब ये है कि जैसे इनके पिताजी होंगे या माताजी होंगे, जैसे इनके जनक होंगे, वैसे सेम हूबहू बच्चे होंगे। जैसे एग्जाम्पल मतलब ये है कि अगर आप उन्हें एक साइड में खड़े कर दोगे ना, जैसे ट्विंस नहीं होते हैं कि ये जुड़वा है, सेम है, वही वाला हाल इसमें होता है ना। इसमें जैसा इनका जनक होगा वैसे इनके बच्चे होंगे। एग्जाम्पल तब समझिएगा, जैसे हमारे पास एक जनक वाला, ठीक है, एक हमारे पास जनक वाला यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं जनक, ठीक है, जनक और संतान, ठीक है। ये जनक और संतान की बात करते हैं। तो जनक जो है, ठीक है, मतलब जनक तरफ से हम जनक कोई एक एग्जांपल लेते हैं, टमाटर समझ लेते हैं, ठीक है, टमाटर ले लेते हैं एग्जांपल अच्छे से। तो एक जनक वाला टमाटर इधर लेते हैं, 5 टमाटर हमारा जनक वाला हो जाएगा और 5 टमाटर संतान वाला मतलब हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। अब इन 5 टमाटर संतान वाला और 5 टमाटर जनक वाला, अब इन सबको आपस में मिला देंगे, ठीक है। फिर हम आपसे ही बोलेंगे कि भैया ये लीजिए, हमारे 10 टमाटर हो गए टोटल। अब आप इसमें से छाटिएगा संतान वाला कौन है और जनक वाला कौन है। तो आप जाहिर सी बात है कंफ्यूज हो जाओगे, भैया सर जी ये तो सारे के सारे टमाटर एक ही जैसे हैं, है ना, इसमें हम जनक वाला कौन सा छाटे और संतान वाला कैसे छाटें। तो उसी प्रकार से कहने का मतलब ये है कि जो अलैंगिक है ना, जो अलैंगिक क्रिया के द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने जनकों के हूबहू समान होते हैं, उन्हें आप अलग कर ही नहीं सकते हैं,
है ना। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्लोन कहते हैं। इसलिए इस क्रिया को क्या कहते हैं भाई, इसलिए इस क्रिया को क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं, इस क्रिया को क्लोन कहते हैं। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वनडे एग्जाम में कई बार पूछा है क्लोन किसे कहते हैं। ये हर बार एक दो बार हमने खुद फेस किया है कि क्लोन किसे कहते हैं। तो भाई याद रखिएगा, क्लोन जो होता है वो अलैंगिक कैटेगरी के अंतर्गत आता है ना। क्लोन का मतलब ये होता है कि जब जनक और संतान दोनों एक ही जैसे होते हैं तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप सबको ये समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। अब हम बात करते हैं दूसरे में, लेकिन इसमें क्या है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें क्या है, इस क्रिया में अलग होते हैं। अब बताइएगा हमारे मम्मी पापा कैसे हैं, थोड़ा बहुत बच्चों में परिवर्तन आ जाता है, फिर हमारा जो बच्चे हैं उनमें थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तो लैंगिक क्रिया के जो अंतर्गत पैदा होते हैं बच्चे, उनमें क्या होता है, वो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, वो एक जैसे दिखाई नहीं पड़ते। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि इस क्रिया के द्वारा, इस क्रिया के द्वारा उत्पन्न संतान अपने जनकों से क्या होता है, जनकों से अलग होता है। जनकों से क्या होता है, जनकों से अलग होता है। ठीक है, अलग होता है। यहाँ पे हमने क्या देखा था, यहाँ जनकों के क्या होता है, जनकों के समान होता है। यहाँ जनकों के क्या होता है, यहाँ जनकों के समान होता है। ठीक है, तो आपने ये समझ रखा होगा कि देखिए अलैंगिक द्वारा जो संतान उत्पन्न होते हैं वो कैसे होते हैं, जनकों के समान होते हैं। और लेकिन इस क्रिया में क्या, लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में क्या होता है, जनक से क्या होते हैं, अलग होते हैं। इसमें क्या कहा जाता है, इसमें क्लोन कहा जाता है। इसमें क्या कहा जाता है, क्लोन कहते हैं। लेकिन इसमें कुछ भी ऐसा कहने वाला कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इसमें क्लोन, इसलिए इसे हम क्लोन कहते हैं, क्लोन कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करते हैं तीसरा पॉइंट की तरफ चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है वो भी समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, अब जो तीसरा पॉइंट हमारा होने वाला है वो ये है कि देखिए तीसरे पॉइंट में जो है वो इम्पोर्टेंट वो ही बन जाता है अपने, लेकिन पता है अलैंगिक जो क्रिया होती है ना वो बहुत तीव्र गति से होता है। ठीक है, जो अलैंगिक जो क्रियाएं होती हैं, जो अलैंगिक जो क्रिया होती है वो कैसी होती है, वो बहुत तीव्र गति से होती है। तो यह क्रिया कैसी होती है भाई, यह क्रिया तीव्र गति से होता है। यह क्रिया तीव्र गति से होता है। ठीक है, कैसा होता है, यह क्रिया तीव्र गति से होता है। ठीक है, आप देख लीजिएगा कोई भी जीव होता है साल 6 महीने में खत्म, सेवा समाप्त उसका हो जाता है, बहुत जाएगा साल 6 महीना, 2 साल 3 साल जाएगा ना। लेकिन जो लैंगिक वाले होते हैं वो क्या होते हैं, मंद गति से होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, मंद गति से। ये 2, 4, 10 साल, 50 साल, 100 साल, 2 साल, पता नहीं कई साल जीते रहते हैं। तो ये क्या होता है, ये मंद गति से होता है। तो जो लैंगिक जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो मंद गति से होती हैं। और जो अलैंगिक जो क्रियाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, वो तीव्र गति से होती हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं यह क्रिया मंद गति से होता है, मंद गति से होता है। ठीक है, यह क्रिया कैसे होता है, मंद गति का मतलब यहाँ होता है कि स्लो होता है, मतलब स्लो चलता है। ठीक है, तीव्र का मतलब होता है कि फास्ट होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये साल 6 महीने में की सेवा, साल 6 महीने में जो जीव पैदा होगा, बुढ़ा होगा, बच्चा पैदा करके मर जाएगा, है ना। साल 6 महीने में खत्म, सेवा समाप्त, टाटा फिश। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें तो भाई सालों साल लग जाते हैं। इसलिए कहते हैं यह क्रिया मंद गति से होता है, यह क्रिया तीव्र गति से होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा, देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये होने वाला है कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट बताने जा रहे हैं, याद रखिएगा। ये सबसे रामबाण कह सकते हैं इसे हम, ये इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि याद रखिएगा। हाँ कि वाकई में सर है, ये कुछ मायने रखता है। देखिए इसमें यह है कि चौथा पॉइंट हमारा ये है कि इस प्रकार के जीवों में, ठीक है, इस प्रकार के अलैंगिक, ठीक है, इस प्रकार के जीवों में, या हाँ इस प्रकार के जीवों में युग्मक, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में युग्मक नहीं पाया
जाता है। इसलिए 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 इन इसलिए इन जीवों में कौन सी क्रिया नहीं होती है? निषेचन की क्रिया नहीं होती है। कौन सी क्रिया नहीं होती है? निषेचन 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 की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, कौन सी क्रिया नहीं होती है समझिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। इस देखिए अलैंगिक जितने भी जीव होते हैं, ठीक है, अलैंगिक कैटेगरी के जितने भी जीव होते हैं उसमें युग्मक नहीं पाया जाता है। अच्छा, युग्मक क्या चीज़ होता है? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, युग्मक का मतलब ये होता है कि जैसे नर में क्या पाए जाते हैं, जैसे अगर हम नर की बात करें तो जंतुओं अगर हम बात करें, जंतु की बात करें, जंतु में जो नर होते हैं ना, जंतु में जो नर होते हैं उसमें पाया जाता है शुक्राणु। ठीक है, नर में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु पाया जाता है। और जो मादा होते हैं, ठीक है, मादा में पाया जाता है अंडाणु। क्या पाया जाता है? अंडाणु। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे युग्मक होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं? यही हमारे क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या होते हैं? युग्मक होते हैं। अगर यही हम पादप की बात कर लेते हैं, यही अगर हम पादप की बात करेंगे तो पादप में जो नर होता है ना, नर में पाया जाता है लघु बीजाणुधानी। इसे कहते हैं लघु बीजाणु धानी। ये लघु बीजाणुधानी। ठीक है, ये जो होता है नर युग्मक होता है। और पादप में जो मादा युग्मक होता है, उसे कहते हैं दीर्घ। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? दीर्घ बीजाणु। ठीक है, जिसे कहते हैं दीर्घ बीजाणु। ठीक है, इसे दीर्घ बीजाणु कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं, अब इन्हें कहते हैं, इनसे ये जो है ये है पादप युग्मक। ठीक है, ये कौन सा युग्मक है? ये पादप युग्मक है। और ये कौन सा युग्मक है? नर युग्मक है। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि बताइएगा जंतुओं में नर युग्मक का नाम क्या है, तो जंतुओं में नर युग्मक का नाम क्या होता है? शुक्राणु होता है। और मादा युग्मक का क्या नाम होता है? अंडाणु होता है। ठीक है, अब यहाँ समझिएगा। और पादप में देखा जाए तो पादप में जो नर युग्मक होता है वो क्या होता है? लघु बीजाणुधानी होता है। और मादा में क्या होता है? दीर्घ बीजाणुधानी। मतलब लघु का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा कि इस प्रकार के जीवों में युग्मक मतलब क्या? अंडाणु शुक्राणु और अंडाणु। ठीक है, इस प्रकार के जीवों में युग्मक नहीं पाया जाता है, इसलिए इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है। अब समझने वाली बात ये है कि अच्छा आप बताओ, यदि हमारे पास बंदूक हो, ठीक है, एग्जाम्पल, यदि हमारे पास बंदूक हो तो उसमें अगर गोली पड़ी ना रहे, गोली होबे ना करे, क्या वो चलेगी कभी? आप ही सोचिएगा, हमारे पास बंदूक हो और उसमें गोली ही ना रहे तो क्या वो चलने वाला है? कभी नहीं चलेगा, इम्पॉसिबल है। ठीक है, उसी प्रकार समझिएगा यहाँ पे, यहाँ जब युग्मक पाया ही नहीं जाएगा, ठीक है, जब इस प्रकार के जीवों में, जब अलैंगिक प्रकार के जीवों में युग्मक होगा ही नहीं तो क्या निषेचन करेगा? कभी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल। अगर युग्मक होता तो जाहिर सी बात ये निषेचन करता, लेकिन युग्मक हो भी नहीं करता है तो निषेचन कभी कर भी नहीं करेगा। जब निषेचन करेगा नहीं तो भाई इनका एक मात्र उद्देश्य बचता है, ये अपनी बॉडी को तोड़ते हैं, काटते हैं, पीटते हैं, अलग करते हैं और अपने जैसा सामान्य संतान करते हैं। बात समझ ना? इतने बॉडी के माध्यम से खंडन, विखंडन, द्विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन, ये ढेर सारी टाइप्स होते हैं। इस विधि से ये अपना बच्चा मतलब अपने संतान को बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर यही लैंगिक में बात की जाए तो भाई इसमें नर युग्मक क्या होता है? भाई नर युग्मक हम क्या? नर है भाई, हमारे अंदर क्या पाया जाता है? हमारा कौन सा युग्मक है? हमारा शुक्राणु है। और मादा जो होगी क्या होगी? अंडाणु होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो लैंगिक वाले जो जीव होते हैं ना, जो लैंगिक वाले जीव होते हैं उनमें युग्मक पाया जाता है। हमारे पास बंदूक भी होती है, हमारे पास गोली भी होती है, हम चलाना भी जानते हैं, है ना? तो जो लैंगिक प्रकार के जीव होते हैं उनमें युग्मक पाया जाता है और वो निषेचन करने में क्या होते हैं? सक्षम होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवों में हम यह लिख सकते हैं कि इस प्रकार के जीवों में क्या पाया जाता है? इस प्रकार के जीवों में युग्मक पाया जाता है। ठीक है, पाया जाता है, इसलिए इन जीवों में निषेचन की क्रिया होती है। इसलिए इन जीवों में
निषेचन 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 की क्रिया होता है। ठीक है, हमारे अंदर या सॉरी मतलब जंतुओं में युग्मक पाए जाते हैं। और मतलब युग्मक मतलब क्या है, अगर नर है तो फिर नर है तो शुक्राणु और मादा है तो अंडाणु। ठीक है, नर युग्मक पाए जाते हैं, मतलब युग्मक पाए जाते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, निषेचन होता है। तभी तो देखे नहीं आज दिन वहाँ पकड़ा जा रहा, कोई वहाँ कुटैया हो रही, कोई वहाँ पिटैया हो रही, ये चल रहा है ना भैया। आजकल तो सिस्टम ही चेंज हो गया है। पहले क्या होता, देख देखवारी किया जाता था, तब भैया शादी ब्याह होता। अब तो भैया कुछ नहीं है, फिर जहाँ पकड़े गए वहीं शादी कर दो। ठीक है, क्यों? क्योंकि भैया उनका युग्मक क्या है, उबाल मारता रहता है। ठीक है, उनका युग्मक क्या करता है, उबाल मारता रहता है। इसलिए भैया जल्दी जल्दी कितना हो भैया, शादी ब्याह करो, हटाओ भाड़ में जाए, ये अपनी जिम्मेदारी स्वयं देखेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि उसमें युग्मक पाया जाता है। बाकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स क्या होते हैं, ये सब आगे जब पढ़ाएंगे जब क्लास 12 में आप पढ़ेंगे ना। अब इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले क्लास 12 की टॉपिक। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरी की किताब पढ़ाएंगे, A to Z पढ़ाएंगे। ठीक है, जिन भी भैया बहन को अगर पढ़ना हो तो प्लीज़ हमसे जुड़े और हमारे इस चैनल को मिथिलेश सर बायो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और आपकी संख्या जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, तब ताकि हम चैप्टर स्टार्ट करें और अच्छे से पढ़ें। ठीक है, अब आगे चलिएगा, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है। अब अगला जो पॉइंट है चौथा या पांचवा जो पॉइंट होगा हमारा, पांचवा पॉइंट ये होने वाला है कि इन जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। क्या कौन सा विभाजन होता है? इन जीवों में या इस प्रकार के जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, कौन सा सूत्री होता है? समसूत्री। ठीक है, समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार के जीवों में समसूत्री विभाजन, ठीक है, इस प्रकार के जीवों में समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब विभाजन क्या होता है वो आपको पढ़ाएंगे भाई। सेल डिवीजन क्या चीज़ है वो क्लास 11th का टॉपिक है। जब आप क्लास 11th का स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें हम आपको अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे सेल डिवीजन क्या होता है ना, कौन सी विभाजन किस में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो है इस वाले क्रिया में लैंगिक में क्या होगा, इस प्रकार के जीवों में समसूत्री तथा अर्धसूत्री। ठीक है, समसूत्री तथा अर्धसूत्री। ठीक है, अर्धसूत्री दोनों प्रकार का विभाजन होता है। दोनों प्रकार का विभाजन, ठीक है, दोनों प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि जो लैंगिक वाले जीव होते हैं ना, इनमें जब युग्मक का निर्माण होता है ना, जब एक बच्चा एक यूट्रस में गर्भाशय एक बच्चे का जब विकास होना प्रारंभ होता है ना, तो इसी स्थिति में जो होते हैं कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। ठीक है, और जब हमारे बॉडी में कहीं टूट फूट जाता है, कट फट जाता है ना, तो वहाँ पे समसूत्री होता है, इसलिए हमारा घाव जल्दी भर जाता है, तो वहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है। तो डिवीजन पढ़ाएंगे, खूब अच्छे से डीपली पढ़ाएंगे, वो भी क्लास 11th का है टॉपिक। सब सारे के सारे क्लास 9th 10th 11th 12th सारे टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस का। बस आप बनाए रखिए, क्लास में बने रहिए, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है ना। अब अगला पॉइंट देखिए क्या है। अगला पॉइंट हम ये देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है अब वो क्या हो जाएगा। अब वो जो नेक्स्ट पॉइंट है भाई, देखते हैं क्या होता है। अगला जो पॉइंट होने वाला है, अगला पॉइंट ये है कि देखिए यह क्रिया जो होती है, अलैंगिक की जो क्रिया होती है ना, जो अलैंगिक जो क्रिया होती है वो निम्न प्रकार के जीवों में, देखिए एक होता है उच्च श्रेणी के जीव होता है, एक होते हैं निम्न श्रेणी के जीव होते हैं। उच्च का मतलब ये होता है कि जैसे हम सब है ना, हम सब आते हैं उच्च श्रेणी के जीवों में। ठीक है, हम लोग उच्च श्रेणी के जीवों में आते हैं, लेकिन जो निम्न की अगर हम बात करें तो निम्न श्रेणी के जीव जैसे अमीबा, पता है ना, अमीबा, शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ के जितने भी प्रोटोजोआ फाइलम के जितने भी जीव आते हैं सब इसमें आते हैं, निम्न श्रेणी के जीव आते हैं। तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि इस कौन सा पॉइंट हो गया भाई, छठवां पॉइंट, सॉरी छठवां पॉइंट लिखे, छठवां जो भी होगा पॉइंट लिख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार के जीव निम्न श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। हाँ, ऐसे लिखना है, इस प्रकार के जीव निम्न श्रेणी, यहाँ लिखना क्या है, यहाँ लिखना है निम्न श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे लिखना है निम्न श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं, के अंतर्गत आते हैं। ठीक है,
किसमें आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर पूछे भाई ये बताइएगा अलैंगिक जनन के जीव किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आप ये बताओगे सर ये निम्न श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे में क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे में हमारा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे में एग्जाम्पल होने वाला है अमीबा। क्या होगा भाई, अमीबा। ठीक है, अमीबा हो गया आपका, या सॉरी अमीबा मान लो हम प्रोटोजोआ लिखेंगे तो उसमें लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो यहाँ पर प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ में सभी अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना सारे के सारे जो किसमें आ जाएंगे, प्रोटोजोआ में आ जाएंगे। प्रोटोजोआ हो गया आपका, कवक हो गया। ठीक है, कवक हो गया आपका, शैवाल हो गया, शैवाल हो गया। ठीक है, आपका जीवाणु हो गया, क्या हो गया, जीवाणु हो गया। तो ये सारे के सारे जीव किस में आते हैं, ये सारे के सारे जीव किस में आते हैं, ये निम्न श्रेणी के जीव आते हैं। जितने भी जीव हैं ये सब किस में आते हैं, ये सारे के सारे जीव निम्न श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में क्या, अमीबा, पैरामीशियम, जुगलीना ये आ जाएगा। और कवक तो कवक है ये है, शैवाल तो शैवाल है ये है, और जीवाणु तो जीवाणु है ये है ना। तो ये सारे के सारे किस में आएंगे, निम्न श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखिए, इसमें हम इसमें क्या कह पाएंगे, इसमें ये हम कहेंगे कि भैया इसके अंतर्गत जो है देखिए इस प्रकार के जीव क्या होते हैं, उच्च श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। इस प्रकार के जीव देखिएगा, इस प्रकार के जीव क्या लिखना है यहाँ पे, उच्च लिखना है, यहाँ पे लिखना हमें हाँ उच्च श्रेणी। ठीक है, उच्च श्रेणी के अंतर्गत, उच्च श्रेणी के अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, इस श्रेणी किससे पाए जाते हैं, अंतर्गत आते हैं या पाए जाते हैं, तो अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अंतर्गत आते हैं या पाए जाते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ जैसे हमारा क्या हो जाएगा, जैसे हमारा हो जाएगा, जैसे में मतलब हम अपने एग्जाम्पल रख लेते हैं, क्या दिक्कत है, मनुष्य, बात खत्म, हटाओ, हम लिख सकते हैं मनुष्य। ठीक है, जैसे उनके भाड़ में जाए कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, मनुष्य। ठीक है, तो हम कह सकते हैं देखिए, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि लैंगिक में क्या होता है, लैंगिक में उच्च श्रेणी के जीव पाए जाते हैं। जैसे हमारा क्या हो जाए, मनुष्य जाति के जितने हो जाए, पादप हो जाए, बड़े बड़े प्लांट हो जाएंगे, ये सब किसमें आ जाएंगे, ये सब उच्च श्रेणी के जीव आ जाएंगे। ठीक है, अब हमारे ख्याल से इतना बहुत है, पर्याप्त है। अब मिलते हैं फिर अगली क्लास में, और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हम जब बहुत ही जल्द क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10 आपकी साइंस रहेगी, और 11, 12 जो रहेगा वो बायो रहेगा, और स्टार्ट करने वाले हैं। जिन्हें भी अच्छा से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, यूट्यूब पे फ्री ऑफ कास्ट पढ़ना है और हेडिंग टू हेडिंग पढ़ना है, वो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें, जो भी करना आप करिए। लेकिन यह है कि अगर आपको पढ़ना है, फ्री क्लास लेनी है, तो हमारे साथ जुड़िए और अपने पढ़ाई को बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।